दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी तो हर कोई स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव की तैयारी बचा का बचा रह जाता है। तो आज इस एक क्लास को अगर आप प्रॉपर्ली देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, यकीन मानिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं, और स्पेशली सिर्फ वही सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और आप इस क्लास को देख लेते हैं, यकीन मानिए आपके एग्जाम में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ना, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आपके बुक से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। तो बिहार बोर्ड के सारे स्टूडेंट अभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और बाकी अगर पसंद आएगी अगर ये वीडियो, तो इसको लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि अभी शुरुआत से लेकर अंत तक आपको एक टारगेट बनाना है कि नहीं, अभी हमें जो है ये 45 मिनट या 1 घंटा जो ये वीडियो में पूरा लगने वाला है, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देना है। इफ और कोई भी माइंड में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो फुल स्क्रीन इस वीडियो को कर लीजिए, हाफ स्क्रीन पे नहीं देखना है, फुल स्क्रीन करिए। या तो ईयरफोन लगा लीजिए, या फिर नॉर्मली जो है नॉर्मल आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, और सामने आप मोबाइल या लैपटॉप में अपना इस वीडियो को प्ले करिए, और अच्छे से अभी से माइंड फोकस करके देखिए। साथ ही साथ अपना पानी का बोतल अगर लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि बीच बीच में अगर आप बोर होते हैं तो उस चीज़ से मतलब आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़रूरी है, ये आप जानते हो, कितना भी बोर हो लेकिन फिर भी देखना है। बोरिंग एक अलग चीज़ होता है। कोशिश हम यही करेंगे कि इंटरेस्टिंग बनाए। हालांकि आप लोग का मन जो हमेशा लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, फिर भी आज मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट का तैयारी नहीं रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। माइंड फोकस करिए यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इसमें है उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी बचपन में, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपनी आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। तो ये जो है उसने कहा था में किसने किससे कहा था, ये सवाल का आप आंसर लिख सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में जो है सूबेदारनी जो है लहना सिंह से कुछ कहती है, और क्या कहती है आप यहाँ पे आंसर में तो देख ही लिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोला गया है क्या चीज, गैंग्रीन क्या होता है। आप देखे होंगे ये सारे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, गैंग्रीन क्या होते हैं। मतलब गैंग्रीन वाला ये सवाल तो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए आंसर किस तरीके से लिखना है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति के पांव में जख्म का शक्ल धारण कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव काटना ही है। कांटे चुभने पर जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि पहाड़ी पे जो व्यक्ति रहते हैं उनको कांटा चुभना तो आम बात है। वहां पे ऐसे पेड़ वगैरह होते हैं जिसमें कांटा होती ही है, और कांटा चुभना उनका मतलब ये तो है ही, स्वाभाविक बात है। परंतु कांटा अगर चुभता है और उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया जाता है, तो वो जो है एक जख्म का रूप धारण कर लेता है। तो उसी जख्म को क्या कहते हैं, उसी जख्म को गैंग्रीन कहते हैं, और उसका इलाज बस एक ही है कि उसको पाँव को काट के फेंकना होगा। तो यही एक इलाज है। तो गैंग्रीन बहुत ही खतरनाक जख्म है। तो गैंग्रीन क्या होती है आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है। इसमें यहाँ पे क्या है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा हो ना, तो एक बार आप जाइए और पहले कमेंट कर दीजिए आपको कैसा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। ये वीडियो का स्पेशली आपको वेट था, या फिर मतलब आप चाहते थे ऐसा वीडियोस, तो आज फाइनली आ गया है। इसके बारे में आप जरूर लिखिए। अभी चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यहाँ पे है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। आंसर कैसे लिखना है, देखिए बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। बौद्ध धर्म में आने का अधिकार बुद्ध भगवान ने दे दिया। तो इस वजह से अब वो बोलते हैं कि सिर्फ जो 5 सहस्र चलने वाला था वो अब सिर्फ 500 वर्ष चलेगा। तो यहाँ पे बुद्ध ने आनंद से यही कहा। ठीक है,
ऐसे आप आंसर को लिख सकते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह कैसा प्रेम करते थे सूबेदारनी से। देखिए आंसर कैसे लिखना है। लहना सिंह सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो प्रेम पर प्रतिदान नहीं चाहता। वह प्रेम पर उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। तो लहना सिंह का प्रेम कुछ ऐसा था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है। 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। इसमें यहाँ पे है क्या चीज, त्रिच क्या है। त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। त्रिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। आंसर कैसे लिखना है। देखिए त्रिच छिपकली, त्रिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है जिसे बिस्खापर भी कहते हैं। जिसे क्या, बिस्खापर भी कहते हैं। कहानी में त्रिच जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं कि त्रिच जो है छिपकली प्रजाति के एक जहरीला लिजार्ड है जिसे बिस्खापर भी कहते हैं, और कहानी में त्रिच जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का जो है प्रतीक है। देखिए आपके एग्जाम में ये नहीं बोला जाता कि आप बहुत बड़े, मतलब अगर एक क्वेश्चन है तो उसको आप पूरा एक पेज में लिखो। आप बस सटीक आंसर लिख दो ना, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा, भले वो 2 लाइन का ही क्यों ना हो। बस सटीक आंसर आपको लिखना है। हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो उस समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है। इसमें यहाँ पे है, देखिए सवाल को, दिन और रात किसके प्रतीक हैं। दिन और रात किसके प्रतीक हैं। आंसर कैसे लिखना है। देखिए दिन और रात हमारे दैनिक की गतिविधियों से संबंधित है। दिन में हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं, दिन में सभी काम को करते हैं, जबकि रात्रि में पूर्ण विश्राम करते हैं। और रात में जो है पूरा का पूरा हम लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। हमारे जीवन चक्र के 2 अंग है, दिन और रात। यह जो है दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक है। और कक्ष में, जो कमरा में हम बिस्तर पर निद्रा में निमग्न होकर निष्क्रिय और निश्चेष्टा जो हो जाते हैं, यह एक प्रकार का जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। दिन जो है जीवन का और रात जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा गया है। अगले सवाल की तरफ देखिए और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। आंसर देखिए कैसे लिखना है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। हरचरना जो है क्या है, हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है हरचरना। और राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सुथना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। तो आपको ये लाइन जरूर लिखना होगा। हरचरना की पहचान फटा सुथना, मतलब सुथना का मतलब होता है कपड़ा। आपको ऐसे ही लिखना है कि फटा सुथना पहने एक गरीब छात्र के रूप में उसकी मतलब पहचान है। तो हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। आप जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप उसमें देखेंगे कि आपको वहां पे मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं करते हैं, एजुकेशन बाबा ऐप पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, वहां पे भी आप पिछले साल के, उससे पिछले साल के सब क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। देखिए बिस्नी की पुत्री मुन्नी जो है यानी मानक की बहन जो है ब्याहने योग्य हो गई है, मतलब उसकी शादी करने की उम्र हो गई है। 6 महीने साल भर में उसका ब्याह करना था। साथ ही उसके घर का हालात बहुत ख़राब थी। मानक के अलावा उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बिस्नी कहती है अगर लड़की के ब्याह की चिंता नहीं होती तो हम लोग आधा पेट खाकर भी रह लेते। इसके साथ घर की परिस्थितियों में गरीबी का प्रभाव अत्यधिक था, इसलिए बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। और बर्मा पे जो लड़ाई करने, ये सब यहाँ पे बिस्नी जो है बेसिकली मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से है। आप अगर एक क्वेश्चन को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हम थोड़ा सा अगर फास्ट बोल रहे हैं, तो आप इसको दोबारा देख लेना, आप इसको रोक के देख सकते हो।
तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। ऑनलाइन क्लास की तो खास करके यही खासियत है, आजकल बच्चे जो है ऑफलाइन की अपेक्षा आप ऑनलाइन में ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, एक क्लास अगर आपका छूट गया ना वहाँ पे, तो आपको दोबारा वो क्लास नहीं मिलेगा। आप या तो उससे नोट से पढ़ो या फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछो कि भाई कल क्या क्या पढ़ाई हुआ था, थोड़ा बता दोगे, ऐसे होता है। लेकिन ऑनलाइन में खास करके यही खासियत है कि लाइव जब चल रही होती है, लाइव में तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो जाती है। ऐसे ही अभी हम लोग एजुकेशन बाबा ऐप पे भी जितने भी कोर्सेस आई है अगले बार बोर्ड एग्जाम के लिए, सब में, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, अगले बार बोर्ड एग्जाम के लिए, सब में जो है लाइव क्लासेस तो होती है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड किया जाता है। ये खासियत है। अभी यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ पे है सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गए। सूबेदार और उसका बेटा जो है लड़ाई में क्यों गए, तो आंसर देखिए कैसे लिखना है। सूबेदार को, ये यहाँ पे क्या है, उसने कहा था, पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। सूबेदार को अंग्रेज सरकार से बहादुरी का खिताब और जमीन जायदाद मिली थी, उन्होंने इसके बदले अपनी वफादारी निभानी थी। उन्हें इसके बदले जो है अपनी वफादारी निभाना था, इसलिए सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में गए थे। अगले सवाल की तरफ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, देखिए बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे जो है डाकिया की राह क्यों देखती है। आंसर देखिए कैसे लिखना है, बिस्नी को अपनी सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपनी सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं। माँ और बेटी उसकी अनहोनी की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। देखिए बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और जो है मुन्नी को जो है उसकी सिपाही भाई का प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि पिछले चिट्ठी में जैसे मानक ने बताया था कि जो मतलब वो बर्मा पे लड़ाई करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए मतलब एक चिंता मन में थी ना बिस्नी को और मुन्नी को, इसलिए वो प्रतीक्षा कर देती इसका चिट्ठी का, मानक की चिट्ठी का, और वो डाकिया की राह देखती थी। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 11वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो आंसर याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 12 नंबर, इसमें है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 13 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, इसमें है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, आंसर देखिए, डायरी मन का कूड़ा है। डायरी जो है मन का कूड़ा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है, वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से और अपने समझने योग्य लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते, कि जो वो सोचते हैं वो शब्द एग्जैक्टली उसको बयां करने वाला कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता है बहुत जगह। यदि शब्द का भंडार अगर है भी तो उन शब्द के लायक वे भाव ही ना होते हैं। तो डायरी में जो है मुक्ताकोश भी होता है, तो सूक्ष्मता भी, और शब्दार्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी का लिखा जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कि जो आपका भाव है, आप जो लिखना चाह रहे हो उसके योग्य शब्द मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए डायरी जो है लिखना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है क्या चीज़, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। आंसर देखिए कैसे लिखना है, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष जो है बाहर रहने लगा। जहाँ से जिंदगी जो है दो टुकड़े में बट गई, घर की जीवन सीमित और बाहर की जीवन विस्तृत होती गई, एवं जिंदगी एक जो है यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, एक एवं छोटी जिंदगी जो है बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होते चली गई, और कृषि के विकास के साथ साथ नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। तो जैसे जैसे कृषि आरंभ हुआ, क्या हुआ कि पुरुष लोग जाने लगे खेत वगैरह काम करने के लिए, वो बाहर का काम देखने लगे, और घर पे जो है महिला लोग जो थी, नारी जो थी, वो बेसिकली घर का काम देखने लगी। तो यही पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना, छोटी जिंदगी जो है बड़ी जिंदगी का अधिकाधीन होने लगी, उसके अधीन आने लगे, मतलब उसके अंदर काम करने लगे नारी लोग। तो इस तरीके से आंसर को आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे है
अगर हम में वाक शक्ति या वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम लोग में बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या कैसा संसार होता? बेसिकली सवाल ऐसा है। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, हम लोग बोल नहीं पाते। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसका वाक शक्ति है कि वो बोल पाता है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। यह जो है ईश्वरीय अनमोल दी हुई कृति है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो हम पशुओं की भांति होते हैं। हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह जो है अवाक रहने के कारण नहीं कर पाते। तो ये आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये संसार पूरी गूंगी प्रतीक होती, हम लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट नहीं सकते थे। बहुत सारा चीज़ आप यहाँ पे कोई बोला नहीं जा सकता, आप बहुत ही ज़्यादा लिख सकते हो इसके बारे में। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है। इसमें यहाँ पे बोली जा रही है कि प्रगीत क्या है। आंसर देखिए कैसे लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। गीत शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रगीत बना है। सही बात है, गीत में अगर हम प्र जोड़ दिए तो यहाँ पे प्रगीत बन गया। गीत वैसी कविताओं को कहते हैं जो भाव आधारित हो। गीत जो है वैसी कविताओं को कहते हैं जो भाव आधारित हो, जिससे भाव जुड़े और इसमें व्यक्तियों का हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती हो, जिससे हम फील कर सके कि हाँ एक्चुअली में सही बात बोला जा रहा है इस गीत में। गीत मन का उद्गार है और प्रगीत जो है गीत का ही प्रतिरूप है। समझ में आया। इसमें नितांत व्यक्तिगत और आत्मपरक भाव की अभिव्यक्ति होती है। नई कविता आंदोलन के कवियों ने बड़े सुंदर प्रगीत लिखे हैं और प्रगीत अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। यह आख्यानक काव्य नहीं है बल्कि मुक्त काव्य है। प्रस्तुत गीत का ही मतलब जो है वस्तुतः गीत का ही नया रूप है क्या? प्रगीत। तो प्रगीत क्या है, आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। आगे देखिए, अभी तो पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकंड टाइम में आप आइएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 17 नंबर। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है क्या, हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है। हरचरना जो है अधिनायक के गुण क्यों गाता है। आंसर देखिए कैसे लिखना है। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना एक गरीब विद्यार्थी है। राष्ट्रगान वह गाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि वह राष्ट्रीय गान क्यों गा रहा है। वैसे तो आप लोग में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट को यह नहीं पता होगा कि राष्ट्रगान हम क्यों गाते हैं। आगे देखिए, इस गाना को एक सामान्य प्रक्रिया मानकर गाता है। यह एक गरीब व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय गान का क्या महत्व, उसके लिए क्या है। देशभक्ति, आज़ादी आदि का अर्थ वह नहीं समझ पाता। उसकी आज़ादी और देशभक्ति का दुश्मन तो वे व्यक्ति हैं जो गरीबों की कमाई पर आज शासक जो है बने हुए हैं। वे तानाशाह हो गए हैं। आज जनता उससे डरती है, कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। हरचरना के डरने के कारण यदि सभी विषय यहाँ पे क्या है, हरचरना के डरने के कारण यही सभी विषय है। और मुख जो है यहाँ पे मुंह जो है खोलना तो उसे दंड खाना होगा। तो हरचरना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे है कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। देखिए इस दोहा का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। कबीरदास पाखंड के विरोधी थे। षड दर्शन वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक जो धर्म था। और उसके बाद कबीर ने षड दर्शन की बुराइयों की तीखी आलोचना की और इसके विचारों की और तनिक भी ख्याल नहीं दिया, अर्थात कानों से सुनकर ग्रहण किया और बल्कि इसके पाखंड की ध्वजी उड़ा दी। उन्होंने जनमानस का ध्यान भी इसकी बुराइयों की ओर आकृष्ट किया और उसके जो है विचारों को मानने का विरोध किया। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। और चलिए अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे 19वां क्वेश्चन क्या है। इसमें है कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1889 को। 1889 को यहाँ पे इनका 13 जनवरी को यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें यहाँ पे है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था।
तो आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब 11 यहाँ पे 29 के बाद 21 क्वेश्चन देखिए, और इसमें यहाँ पे है कल देखते नहीं यह रेशम का साल, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। आंसर देखिए यहाँ पे, यह सुनते ही लहना पर वज्रपात हो गया और वह जो है किसी की नाली में ढेलता है, किसी छावनी वाली की छावरी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है और किसी सब्जी वाले के ठेले से दूध उड़ेल देता है, मतलब गिरा देता है, और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए, 22वां क्वेश्चन, और यहाँ पे है गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। खास क्वेश्चन है, अच्छे से यहाँ पे देखिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगी संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी गंगा पर पुल बनने से अंग्रेज क्यों दिलचस्पी नहीं थे, तो जो है संवादों के प्रसार आधारभूत सुविधा की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए उन्हें गंगा पर पुल बनाने की दिलचस्पी नहीं थी। बिना परिवहन के साधन के विचारों का संप्रेषण नहीं किया जा सकता और वह स्थानीय रह जाता है, जिससे आसानी से दमन किया जा सकता है। और आगे यहाँ पे है गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेज को डर था कि दक्षिण बिहार की बागी विचार वहाँ भी ना पहुँच जाए और शेष भाग का जो है सहयोग उन्हें ना मिल जाए। यह उनकी जो है सत्ता का बहुत ही बड़ा खतरनाक था। यह उनके सत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 23वां क्वेश्चन को देखिए, और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है। इसमें यहाँ पे है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। आंसर देखिए कैसे लिखना है। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे। भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष जापान थे। सेना एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। दोनों एक अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और मारना चाहते हैं। 24वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्या है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। आंसर देखिए कैसे लिखना है। आंसर में इस तरीके से लिखना है, अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे में दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उसकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने यह समझ रखा है कि पुरुषों में स्त्रियोचित गुण आ जाने से स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार जो है पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा पुरुष और महिलाओं के बीच जो है, पुरुष नर और नारी के बीच जो है, मतलब गुणों का यहाँ पे विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय है। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है और संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार होता है, उसी तरह नारियों को भी अधिकार है। पुरुष ने नारी को यहाँ पे क्या है, पुरुष में नारी को षड्यंत्र के जरिए उसे अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग में स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नारी और नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है और नारी पुरुष के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है।
तो आज इसकी यही सारी सार्थकता है। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं कि अरुणाचल की कल्पना क्यों की गई होगी और आज इसकी क्या सार्थकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें यहाँ पे बोली जा रही है क्या चीज, इसमें है बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध निवृत्ति मार्गी थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन को मुक्ति मार्ग में बाधक मानकर सामान्य जो है संन्यास ग्रहण किया था, किंतु पत्नी के आग्रह पर उन्हें अनिच्छा से नारी को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। तो इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि बुद्ध को नारियों को जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी। तो उनकी पत्नी के आग्रह पर उन्हें जो है अनिच्छा, उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से भी वो नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति उनको देनी पड़ी। तो आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें यहाँ पे क्या है, चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी जो है किसके लिए तरसती है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। स्वाति की बूंद मतलब बारिश का जो पहला बूंद होता है ना, उसके लिए तरसती है ये पक्षी चातकी। और वह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, इसलिए वह स्वाति के जल की प्रतीक्षा सालों भर करती रहती है। और जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वो जल ग्रहण करती है। इसी तरह दुखी व्यक्ति सुख की आशा में चातकी की भांति उम्मीद बांधे रहते हैं। कवि के अनुसार एक ना एक दिन उसके दुखों का अंत होना है। तो चातकी किसके लिए तरसती है, बूंद के लिए तरसती है, स्वाति के बूंद के लिए, यानी बारिश की पहली बूंद के लिए वो तरसती है। तो 26 का इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें है पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो आंसर यहाँ पे कैसे लिखना है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के रचनाकार हैं। 28वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। देखिए आंसर कैसे लिखना है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है और क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है, सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। और कहानी एक और स्तर पर जो है अपने को व्यक्त करती है। और यहाँ पे क्या है, कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का जो है उचित सम्मान लहना सिंह का जो है बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ ही हो जाता है। और लहना सिंह की जो है करुण अंत युद्ध के विरोधता में खड़ा हो जाता है और लहना सिंह का कोई सपना जो है पूरा नहीं होता है। तो बहुत ही ये प्यारा सा एक कहानी है। उसने कहा था, अगर आप पढ़े होंगे आपको अच्छा लगा होगा। ऑब्वियसली इस पे फिल्म भी बनी हुई है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है। इसमें यहाँ पे है क्या चीज़, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। देखिए जीवन में अनुभवों के उचित शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। किसी न किसी रूप में अधिकांश व्यक्ति भयभीत रहता है। गहराई और इसकी अद्भुत क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और समाज के खिलाफ जब वह कोई विद्रोह करता है तो उसे वास्तविक जीवन से सत्य का साक्षात्कार होता है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, समस्या का जो है निराकरण होता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल, डायरी क्या है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे डायरी जो है क्या है, डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें
व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है, वस्तुतः डायरी मन का कूड़ा है। ठीक है, वस्तुतः डायरी जो है मन का कूड़ा है। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 32 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे है कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बाने आए हो, बचाने आए हो या बाने आए हो, कि इस कथन के जो है किसकी ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वजीरा के इस कथन को किसके ओर संकेत करती है। तो आंसर यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है। यह उक्ति जो है संभवतः फ्रांस की एक महिला की है। जब वजीरा सिंह और उसके अन्य साथी उसके जो है बंगले के बगीचे में जाते हैं तो वह महिला इन लोगों को फल, दूध और अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है। इन जो है पदार्थों का वह उनसे पैसा नहीं लेती है और उसे इस बात की खुशी है कि ये सैनिक हमारे देश को जर्मन आक्रमणकारियों की रक्षा के लिए आए हुए हैं, इसलिए वह इस सैनिकों को अपना रक्षक मानकर इनका खूब आदर सत्कार करती है। तो आंसर यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बाने आए हो, बचाने आए हो। इस कथन से यहाँ पे वजीरा सिंह के कथन से क्या संकेत है। तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली जो है यहाँ पे फ्रांस की एक महिला को ये लगा कि मतलब ये सब जो है जितने भी सैनिक हैं, ये सब सैनिक हमारे देश को जर्मन आक्रमणकारियों से बचाने आए हैं, तो इसलिए वह सैनिकों को आदर सत्कार करती है और उसे खूब फल, दूध और अन्य भोज्य पदार्थ बहुत ही प्रसन्न होकर फ्री में खिलाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, चोरी और मन किसे कहते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। संत साहित्य में काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, इन 5 अवगुणों को चोर कहा गया। ठीक है, चोर और मन किसे कहते हैं। तो संत साहित्य में काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, इन 5 अवगुणों को चोर कहा गया है और मन जो है अंतरात्मा को कहा गया है। चोर यहाँ पे इन 5 अवगुणों को और मन जो है अंतरात्मा को कहा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। आंसर देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है। पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है, उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने की अवकाश नहीं रहता। वह इसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका जो है मनोरंजन करती है और उसे जो है लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। उसके लिए मंदिर में जाना, पूजा अर्चना तथा मन्नतें मांगती है। तो माँ जो है अपने पुत्र के लिए यही सारा चीज़ करती है। माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है, आप बेसिकली इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी सारे क्वेश्चंस हैं। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को, आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अभी आपको बने रहना है। पानी अगर आप लेके बैठे हैं तो पी लीजिए, या तो फिर एक बार वीडियो को रोक के और अच्छे से पानी वगैरह पी के फिर से फ्रेश होके इसको देखना स्टार्ट करिए आगे से, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल क्लास है। अगर आप बोर हो जाते हैं फिर भी आपको अपना मन बनाना होगा कि नहीं ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसको हमें देखना होगा और थोड़ा सा और टाइम दे लीजिए, आपका यहाँ पे ये पूरा जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करके ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इसको देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे क्या बोली जा रही है। इसमें यहाँ पे है क्या चीज़, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, ये सवाल आपके सामने है। देखिए कैसे लिखना है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए, दानव दुरात्मा से कवि का अभिप्राय है कि वह क्या है, अमानववादी दृष्टिकोण किसी भी महादेशीय बंधनों से बंधा नहीं होता है। यदि यह इन सबों से परे होता है, यहाँ पे क्या है, यदि यह इन सबों से परे होता है, यहाँ पर जो है यह इन सबों से परे होता है, यह भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मानता है, अर्थात सभी जगहों पर व्याप्त है। जिस प्रकार सभी जगहों पर मानवीय मूल्य का जो है समान होता है, मानवीय मूल्य एक समान होता है, उसी प्रकार अमानवीय मूल्य भी सभी जगह एक समान है। उसके किसी प्रकार की हेर फेर की गुंजाइश नहीं है, जो उसके जो है किसी प्रकार की हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। तो दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं।
और यहाँ पे 36वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही खास, स्टार मार्क्स इसको लगाइए। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद यहाँ पे अखरावट के रचनाकार कौन है? अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और यहाँ पे ये सवाल हो गई। फिर 38वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। बेसिकली यहाँ पे ये सवाल दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है, तो ये भी सवाल काफ़ी खास है। देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। देखिए आंसर कैसे लिखना है। लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। उन्हें भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह एक जो है क्या है, कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस, शौर्य और निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। आगे यहाँ पे है, विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। मतलब कभी कितना भी मुश्किल घड़ी आ जाता है, वो हार नहीं मानता है। उन अपने प्राण का परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में रात दिन पूर्ण जोश के साथ कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वो उब जाता है, जब वो बैठा होता है, तो एक दिन अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य ड्यूटी से उनका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकने नसीब ना हो। तो ये यहाँ पे बेसिकली वो सिख जमादार हैं, तो इसलिए ये बोले हैं कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकनी नसीब ना हो। उनके इस शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं जो है आत्मोत्सर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कंठित है कि उनका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। तो यहाँ पे लहना सिंह के बारे में कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ये सवाल आएगी तो आप इस तरीके से अच्छे से आंसर इसको दे सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या है, 39वां क्वेश्चन यहाँ पे है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, उसके भाषण के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि बापू यानी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जो है जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो आंसर कैसे लिखना है, देखिए जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तो उस जमाने में लेकिन यह जुर्रत होती थी कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू आपकी यह बात। और बापू में इतनी महानता थी कि इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। जबकि जेपी जो है बापू के सामने बोल देते थे कि बापू हम आपकी बात नहीं मानते हैं। और बापू में इतनी महानता थी कि वो इस बात की बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था। आदर तो करते थे लेकिन आलोचना भी हम करते थे जवाहरलाल नेहरू का। उनमें बड़प्पन था, अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। उनके साथ जो मतभेद था वह राष्ट्र की नीतियों को लेकर था, उनसे नहीं था। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जवाब, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। और 40वां क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, 40वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, आंसर इसका कैसे लिखना आइए देखते हैं। गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत एवं निष्कलुष चरित्र निर्माण बनाने को समझते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे, अर्थात बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करें। अक्षर ज्ञान को वे इन उद्देश्यों की प्राप्ति के विधेय मात्र मानते थे।
वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और है मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती है। इस पद्धति में बच्चों को दस्तावेज रटाया जाता है ताकि आगे चल के वे कलर का काम कर सके। उसका विकास से कोई सरोकार नहीं। जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए जो है औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे। तात्पर्य यह न था कि हमारे परंपरागत व्यवसाय में खोट है, वरन यह कि हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशों और अपने जीवन को परिष्कृत करने में करें। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या था, हमारे पास सवाल था गांधी जी शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, इस तरीके से आप पूरे जवाब को लिख पाएंगे। देखिए अगले सवाल को यहाँ पे देखिए 41वां सवाल, और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे क्या है, लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आता क्यों। देखिए यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आता क्यों। लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आने का कारण लेखक को सपना सत्य प्रतीत होना था, परंतु अब लेखक विश्वास करता है कि मैं विश्वास करना चाहता हूं कि यह सब सपना है। अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेखक अनुभव से यह जान गया है कि सपना बस सपना भर है। लेखक ने जटिल यथार्थ को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए दुःस्वप्न का प्रयोग किया है, परंतु जैसे ही लेखक का भ्रम टूटता है तो उसे डर नहीं लगता और तिरछ के सपने नहीं आते। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है 42वां क्वेश्चन 42, और अच्छे से थोड़ा इसको समझिएगा। और ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलती होगी कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे, कि लेखक और मालती के बीच में क्या संबंध है। रोज पाठ से बेसिकली ये लिया गया है। देखिए कैसे लिखना है, लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध जो है मित्र का ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी हैं, इतने बदमाश भी थे। और लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति जो है मित्र की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा रहा है। कभी भातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। ये दोनों दोस्त ही रहे। तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। ये सवाल जब रहेगी तो आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए क्या है 43वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है पुंडलीक जी कौन थे। ये भी अच्छा सवाल है और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पुंडलीक जी कौन थे, तो आंसर देखिए कैसे लिखना है। पुंडलीक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलीक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। एक दिन एनम साहब जो उस समय बड़े अत्याचारी थे आए तो पुंडलीक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरे कक्षा में आए और मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। ये पहले प्रचलन था कि जिसके घर पे जाते थे तो गृहपति जो था वो घोड़े का लगाम पकड़ता था। लेकिन नहीं, एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो एनम साहब घर आए और पुंडलीक जी बोल दिए नहीं, अगर उसको आना है तो मेरे रूम में खुद आए और मैं घोड़े का लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगी। पुंडलीक जी ने गांधी जी से सीखा निर्भीकता, गांव वालों को भी दी। मतलब वो तो खुद किए ही, साथ ही साथ गांव वालों को भी निर्भीक रहने का मतलब जो है सीख दिया। यही निर्भीकता चंपारण अभियान का सबसे बड़ा ये देन है। चंपारण अभियान जो हुआ उसमें बहुत ही ये देन है किसका, पुंडलीक जी की, जो चंपारण अभियान इतना सफल हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं 44वां क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, और इसको यहाँ पे देखते हैं। और कुछ ही और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य हैं स्पष्ट करें। शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य है स्पष्ट करें। और आंसर कैसे लिखना है, देखिए शिक्षा का अर्थ है बेसिकली यहाँ पे ये सवाल भी है, और साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में बोला जाए कि शिक्षा पर लेख लिखिए तो आप ये भी लिख सकते हैं।
शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना। शिक्षा के कार्य केवल मात्र कुछ नौकरियां और व्यवसाय योग्य बनना नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को बाल्यकाल से ही समझने में सहयोग करना है। कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि ये सब नौकरी और व्यवसाय चलाने के लिए मतलब उसके योग्य बनने के लिए शिक्षा जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे बाल्यकाल मतलब बचपन से ही उसको मतलब हर चीज़ को समझने, सहयोग करने, उस सब की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक परिवेश हेतु जो है प्रेरित करना है शिक्षा का मतलब। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 45वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। बरसात को सरस क्यों कहा जाता है? देखिए हम जानते हैं कि बरसात के पानी आकाश से धरती की ओर गिरकर उसे रस भरी बनाती है। इससे पहले धरती जो है गर्मी की प्रचंडता के कारण पानी के लिए तरसती रहती है। धरती जब पानी से भर जाती है तो पूरी धरती हरी भरी रस भरी हो जाती है। इसलिए बरसात की सरस यानी रस के साथ कहते हैं। बरसात को क्या कहते हैं? सरस इसलिए कहते हैं कि वो पूरा धरती को हरा भरा रस भरी कर देते हैं। और यहाँ दूसरा अर्थ में वह ध्वनित होता है और धरती पर जीवन का नया संचार हो जाता है, जिससे धरती सरस हो जाती है। धरती जो है मतलब रस भरी हो जाती है। तो बरसात को जो है सरस क्यों कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? तो बेसिकली इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देखिए। यहाँ पे क्या है, इसमें है अजातशत्रु। अजातशत्रु के रचनाकार कौन है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर यहाँ पे सवाल आपके सामने है कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर्ग छत्तीसगढ़। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये क्लास, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, आप जरूर बताइएगा। आपको कैसा लगा करके ये आप बताइएगा। और साथ ही साथ और भी क्लासेस ऐसे ही इस चैनल पे आने वाली है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी आपके एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक इस चैनल पे रेगुलरली क्लासेस आएगी और ऐसा क्लासेस आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू की क्लासेस यहाँ पे नहीं आती है। और ऑलरेडी जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे, हिंदी गद्य खंड पे, पद खंड पे एक वीडियो में पूरे अच्छे से ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके सर्च करिएगा यूट्यूब पे फुल रिवीजन वीडियो बाय एजुकेशन बाबा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बाय एजुकेशन बाबा। आपको पूरे अच्छे से मिल जाएगा पूरा वीडियोस और आप अच्छे से देखिए। बाकी आप नीचे कमेंट करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है, लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने प्यारे से दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। जो लोग एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं जाके कर लीजिए। टाटा बाय बाय।